सो वेलकम बैक। और आज हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एकदम इंट्रोडक्टरी होगा। तो अभी तक हमने क्या देखा था कि व्हेनेवर लाइट इज ट्रैवलिंग इन अ मीडियम, लेट अस सपोज यहाँ पे एक मीडियम है जिसमें सिर्फ एयर है, तो लाइट अपना सीधे चलती रहती है। इस प्रॉपर्टी, लाइट की इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं भाई? सीधे चलने वाली को रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। ठीक है। इसका मतलब जब भी लाइट किसी एक मीडियम में चलती है तो वो सीधे चलती है। अब हुआ क्या? हुआ ये कि तुमने यहाँ पे वाटर ला दिया भाई। अब जो मीडियम था वो लाइट का चेंज हो गया, मतलब बीच में एक सरफेस आ गया। तो अभी तक क्या पढ़ा था भाई? लाइट किसी सरफेस पे जाके वापस लौटती है। इस प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन तो हो गई, लेकिन ऐसा भी होता है कि लाइट का थोड़ा सा पार्ट या कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट ना होके दूसरे मीडियम में भी जाता है। अब लाइट जब दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड होती है। क्या होती है? बेंड। बेंड मतलब उसे जाना था सीधे, जिस पाथ पे जाना था, जिस पाथ पे जाना था वो उस पाथ पे नहीं जाती है और कोई नया पाथ फॉलो कर देती है। अब वो नया पाथ फॉलो कर देती है। अभी के लिए बस इतना है। तो जब भी मीडियम ऑफ लाइट इज चेंज्ड, इट फॉलोज अ न्यू पाथ। इट डज नॉट फॉलोज, मतलब वो अपने पाथ से बेंड होती है। उसके बाद उस मीडियम में वो सीधा ही पाथ फॉलो करती है। पर जो एयर में पाथ था और जो वाटर में पाथ है वो आपस में सीधे एक लाइन में नहीं होते हैं। तो मुद्दे की बात ये समझने वाली है कि व्हेनेवर मीडियम इज चेंज्ड, मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन इज चेंज्ड, light bends from its original path. Bends from its original path. ठीक है। अब ये बेंडिंग होती क्यों है, ये बात समझनी है। देखो बहुत ध्यान से समझना इस पॉइंट को। बेंडिंग तो हो गई और इसी को रिफ्रैक्शन बोलते हैं, उस पर आता हूं मैं, पर पहले समझते हैं कि ये बेंडिंग हुई क्यों। मान लो यहाँ पे एयर था और यहाँ पे था ग्लास, ले लेते हैं। ठीक, ये लाइन एयर और ग्लास को सेपरेट कर रही है, या फिर कह सकते हैं कि इधर ये ग्लास स्लैब है। ठीक है। अब होगा क्या? लाइट रे एयर में चल रही थी, बढ़िया मस्त, दूर दूर मॉलिक्यूल्स एयर के, खूब जगह है, खूब जगह है, खूब जगह है, ट्रैवल कर रही है बढ़िया। ठीक, एयर से लाइट पहुंची, उसने स्ट्राइक किया ग्लास को। यहाँ रिफ्लेक्शन तो हो गया, रिफ्लेक्शन अभी साइड में रखते, रिफ्लेक्शन हो गया। ग्लास के अंदर क्या हुआ? मॉलिक्यूल से बहुत क्लोज, मतलब मीडियम चेंज हुआ ना, तो जो मॉलिक्यूल्स उसे मिले वो बहुत पास 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 पास, बहुत पास पास थे। अब होगा क्या? जो चीज बढ़िया आसानी से एकदम स्मूथ ड्राइव कर रही थी, एकदम 120 130 की स्पीड में मान लो कार ट्रैवल कर रही है, अचानक से उसके सामने कुछ ऐसा आ गया कि उसे अपनी स्पीड चेंज करनी पड़ेगी। अब क्योंकि यहाँ पे लाइट है, वो ग्लास में गई तो उसकी स्पीड चेंज होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बहुत पास है, बहुत भीड़ है, जाम लगा हुआ है। अचानक से उसे अपनी स्पीड को चेंज करना पड़ा। जब भी तुम अचानक से स्पीड चेंज करोगे, तुम अपने पाथ से बेंड हो जाओगे, मुड़ोगे, इधर जाओगे या उधर जाओगे। प्रैक्टिकली सोचना, तुम मान लो बहुत तेज दौड़ रहे हो, अचानक से कोई बड़ी सी दीवार सामने गई, तो तुम अपने पाथ को मोड़ोगे। ठीक है, मोड़ोगे। क्यों पाथ को मोड़ते हो? ताकि तुम्हें ज्यादा टाइम मिल जाए। पाथ को तुम क्या करो, तुम्हें जाना था सीधे, तुम मुड़ गए। तुमने क्या किया? अपने पाथ को थोड़ा सा बढ़ा लिया। ए से बी तक जाना था, तुमने अपने पाथ को थोड़ा सा बढ़ा लिया। ठीक है। इस पाथ को बढ़ाने से क्या हुआ?
तुम्हारी वेलोसिटी चेंज हो गई, वेलोसिटी चेंज हो गई तो डायरेक्शन भी चेंज हुआ है। वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी हैज टू कंपोनेंट्स, डायरेक्शन एंड व्हाट। जैसे ही इसकी वेलोसिटी चेंज हुई इसका डायरेक्शन चेंज हुआ, ठीक है। और ये तो प्रैक्टिकली भी आप समझो ना कि कार चलती है, अचानक से कोई सामने आ जाता है तो मतलब बहुत भीड़ है और हमें अचानक से ब्रेक लगाने, तो हम अपने पाथ को बढ़ाते हैं कि हमें टाइम ज्यादा मिल जाए उस ब्रेक को एक्ट करने के लिए, तो हम अपने पाथ को चेंज करते हैं। ये भी एक समझने का तरीका हो सकता है। तो क्रक्स ये है कि whenever the medium of light is changed, its path is changed from it, it bends from its original path. This process is known as refraction. So what is refraction? Refraction says that refraction is a process that whenever the medium of the light is changed, जब भी किसी लाइट का मीडियम चेंज होता है तो उसका पाथ चेंज होता है। अब सिर्फ कह देना कि पाथ चेंज होता है पूरी बात नहीं है। पाथ चेंज होने के दो रास्ते हो सकते हैं। इमेजिन करो ये मीडियम 1 था लेफ्ट साइड पे और M2 था राइट साइड पे। ये लाइट रे आ रही है, इंसिडेंट लाइट रे है तो यहां पे एक नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल है। अब लाइट रे को जाना था ऐसे, ठीक, ये इसका ओरिजिनल पाथ होता, ए बी सी, ये उसका ओरिजिनल पाथ होता, सीधी लाइट रे आती निकल जाती। अब बेंडिंग या तो नॉर्मल की तरफ हो सकती है, मतलब ये इधर ना जाके नॉर्मल की तरफ से जा सकती है रिफ्रैक्शन की वजह से, या और दूर बेंड हो सकती है, ठीक। तो दो पॉसिबल पाथ हैं इसके पास। आइदर इट कैन बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, या फिर बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। दो पॉसिबिलिटीज है। ये कब होती है समझेंगे। तो रिफ्रैक्शन की जरा डेफिनेशन बनाते हैं। Whenever the medium of propagation of light is changed, it experiences a deviation in its path. This deviation can either be towards the normal or away from the normal. This whole process is known as refraction of light. और ये भी लिख सकते हैं that refraction of light occurs because of the change in the velocity of the light. Because whenever the medium is changed, due to the molecular structure, the velocity of light will also change due to the molecular structure of medium. पहले खाली खाली मीडियम मिल रहा था, फिर अचानक से भरा हुआ मीडियम मिल गया। भरा हुआ मीडियम इन द सेंस मॉलिक्यूल्स, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस जो है वो बहुत कम है ग्लास में। एयर में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत ज्यादा है, तो लाइट कैन इजीली ट्रैवल थ्रू एयर, बट इट विल बी डिफिकल्ट टू ट्रैवल इन द ग्लास, ठीक है, क्लियर। मतलब कि एयर में लाइट आसानी से ट्रैवल कर लेती है और ग्लास में उसे मुश्किल होती है, मुश्किल, ठीक है। क्यों? क्योंकि ग्लास के मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस आर लेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस आर मोर। तो अचानक से जो उसे लाइट की वेलोसिटी चेंज होती है, लाइट को अचानक से झटका लगता है, ये क्या हो गया, ये ग्लास मेरे सामने आ गया, मैं करूं क्या, मैं अपने पाथ से मुड़ जाती हूँ, थोड़ा मुड़ना ही पड़ेगा मुझे, तो वो अपने पाथ से मुड़ जाती है, पर फिर वो अपना सीधे आसानी से, क्योंकि अब मीडियम उसे एक जैसा मिल गया। फिर से अगर मीडियम चेंज होगा तो फिर से वो मुड़ेगी। जब जब मीडियम चेंज होगा तब तक वो मुड़ती ही रहेगी। इसी प्रोसेस को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। होपफुली दिस इज क्लियर। तो क्या क्या पॉइंटर्स हो गए? बेंडिंग ऑफ लाइट बिकॉज ऑफ चेंज इन द velocity of it, because the change in the speed of the light. अब हम पढ़ते हैं laws of refraction.
लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। नंबर 1 दो लॉज होते हैं। पहली चीज तो बहुत आसान है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे। मतलब जो इंसिडेंट थी वहां पे नॉर्मल थी और जो रिफ्रैक्टेड थी दे विल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। एक ही जगह होगा, एक ही प्लेन में होगा। जब भाई बोर्ड पे ही एक इंसिडेंट रे आई, बोर्ड पे ही नॉर्मल बनेगी, इसी प्लेन में रिफ्रैक्टेड रे बनेगी। क्लियर। दूसरा लॉ थोड़ा समझना इस बात को। दूसरा लॉ कहता है फॉर अ पेयर ऑफ मीडिया, मीडियम का प्लूरल, फॉर अ पेयर ऑफ मीडिया, फॉर अ पेयर ऑफ मीडिया the ratio of sin theta वाला sin of angle of incidence and sin of angle of refraction, refraction की बात हो रही है, is constant, and this ratio is known as रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस पे पूरा डिस्कस करेंगे हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। दिस रेशियो इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, पूरा बोलेंगे, सेकेंड मीडियम। सेकेंड मीडियम मतलब जिसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है, जिसमें रिफ्रैक्टेड रे ट्रैवल कर रही है। सेकेंड मीडियम मतलब, सेकेंड मीडियम मतलब जिसमें रिफ्रैक्टेड रे ट्रैवल कर रही है। So this ratio is known as the refractive index of second medium with respect to first medium। फर्स्ट मीडियम क्या, जिसमें, फर्स्ट मीडियम मतलब जिसमें इंसिडेंट रे ट्रैवल कर रही है, इंसिडेंट रे वाला मीडियम। ठीक है। अब जरा लॉ को समझते हैं। लिख लिया सबने? फॉर अ पेयर ऑफ मीडिया मतलब किसी दो मीडियम के पेयर के लिए, एयर ग्लास, ग्लास वाटर, एयर एल्कोहल, कोई भी किसी पेयर ऑफ मीडियम के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन होगा, मतलब साइन आई, एंगल होगा उसका साइन थीटा साइन लेंगे, और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। मतलब वो वैल्यू सेम ही आएगी। मतलब कि तुमने आज एयर और ग्लास में एक एक्सपेरिमेंट किया, लॉ में मिटा रहा होगा। अच्छा, इसी लॉ को बोलते हैं स्नेल्स लॉ। दिस लॉ इज नोन एज स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो जरा इस स्नेल्स लॉ को समझते हैं। बहुत ध्यान से, बहुत लोग गलती करते हैं, बहुत लोग गलती। ठीक है, अब देखो, लॉ कह रहा है कि कोई मीडियम है, पेयर ऑफ मीडिया है, इधर एयर है और इधर वाटर है, और तुमने सुबह 5 बजे एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया? तुम लाइट रे, तुमने एक इंसिडेंट कराई। ठीक है, यहाँ पे एक नॉर्मल बना दी, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो गया। सीधा नहीं है, इसे थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं। अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो ये सीधे चली जाती, पर चूंकि यहाँ पे मीडियम चेंज हुआ है, तो अब मान लो कि ये बेंड हुई टुवर्ड्स नॉर्मल, तो
एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? इंसिडेंट रे ए बी और NN डैश नॉर्मल के बीच का एंगल, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। तो रिफ्रैक्टेड रे कौन सी है? नीली वाली जो नीचे की, जिसे जाना था यहां चली गई दूसरी जगह। तो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे, आर से डिनोट करते हैं। तो स्नेल्स लॉ ने कहा कि फॉर अ पेयर ऑफ मीडिया, किसी पेयर के लिए, किसी एक पेयर के लिए या वाटर के लिए, साइन आई रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन आर रेशियो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब ये सुबह 5 बजे करो, रात में 10 बजे करो, चांद पे करो, मार्स पे करो, घर के कमरे में करो, ये वैल्यू कांस्टेंट है। यहाँ पानी और ग्लास तुम्हारा सेम होना चाहिए हर जगह। और इसी कांस्टेंट को स्नेल्स ने कहा कि हम एक नया नाम देंगे और कहेंगे कि दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। मतलब वो वाला मीडियम जिसमें रिफ्रैक्टेड रेज आ रही है, वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक, और इसे हम कैसे लिखते हैं? ए म्यू W refractive index of water, this is the refractive index of water with respect to air, या फिर A N water, या तो N या तो M। तो ये पढ़ना आना चाहिए कि it is written A mu W, what it is written? It is refractive index of water with respect to air। अभी refractive index एक पूरा अलग सा टॉपिक है कि वो होता क्या है। अभी तो सिर्फ इसकी डेफिनेशन है कि साइन आई बाई साइन आर। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी देखते हैं। ठीक, तो इस एक्सपेरिमेंट को जरा एक बार और करते हैं। इस बार हम मीडियम चेंज करते हैं। इस बार हम लिखेंगे, मान लो यहाँ पे है वाटर और यहाँ पे है ग्लास। तो लाइट रे आएगी, रिफ्रैक्शन होगा, ये सब तो होगा ही। ये नॉर्मल था, उसे जाना था यहाँ, वो गई यहाँ। वो अवे भी जा सकती है नॉर्मल से, उसमें कोई बात नहीं, वो बाद में समझेंगे कब अवे और कब। अभी हम समझ रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है। तो हम क्या कहेंगे? फर्स्ट मीडियम क्या हो गया इस बार? वाटर। यहाँ पे बन रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेकेंड मीडियम क्या हो गया? ग्लास। यहाँ पे बन रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो the refractive index of glass with respect to water is what? Sin I by sin R। बात समझ में आई? थोड़ी थोड़ी आई। और ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा, ऐसा स्नेल्स ने कहा। क्लियर? ओके, अब आ जाओ। अच्छा, अब हम समझते हैं कि पाथ किधर होगा। देखो, या उससे पहले थोड़ा समझ लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। RI में कह रहा हूं। सबसे पहले इट इज अ रिलेटिव क्वांटिटी। मतलब इसे हम किसी के रिस्पेक्ट में कहते हैं, किसी से कंपेयर कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू। मतलब किसी, जैसे हम बोलते हैं कि मेरा वजन 5 किलो है, तो 5 इज एन एब्सोल्यूट नंबर। 5 किलो नहीं, 50 किलो मान लो, 70 किलो मान लो, माई वेट इज 70 kg। तो ये हम बोल रहे हैं एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी। पर हम अगर बोले कि मैं मिस्टर एक्स की कंपैरिजन में भारी हूं, तो मैं किसी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, किसी के कंपैरिजन में बात कर रहा हूं। दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होल आइडिया इज दैट इट इज अ रिलेटिव क्वांटिटी। अच्छा, ये क्यों बनाई गई?
तो इसमें लिखो कि इट इज अ मेजर ऑफ स्लोनेस ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट. इट इज मेजर ऑफ स्लोनेस ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट. मतलब कि ये हमें क्या बता रहा है कि जब भी लाइट का मीडियम चेंज होगा तो उसकी वेलोसिटी में कितनी स्लोनेस आएगी. क्या आएगी? स्लोनेस आएगी. किसके कंपैरिजन में? फर्स्ट मीडियम के कंपैरिजन में. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हमने एक बात जानी, तो साइन आई बाई साइन आर तो होता ही है, पर वो एक्चुअल में फिजिकल सिग्निफिकेंस उसका ये है कि let us suppose light was traveling with some velocity in, let's say, vacuum. Light is traveling with a velocity of something, let's say v1 in vacuum. अब उसका मीडियम चेंज हुआ तो लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन वैक्यूम. ये भी बात ध्यान रखना, लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन वैक्यूम. स्पीड ऑफ लाइट 3 to 10 to the power of 8 मीटर पर सेकेंड. उसके बाद उसका मीडियम चेंज हुआ तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज हुई, मतलब वो अपने पाथ से डिविएट हुई. अब वेलोसिटी हो गई v2. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बताता है कि v2 इज हाउ मेनी टाइम्स, v2 जो है वो v1 से कितने टाइम्स स्लो है या फास्ट है. यहाँ पे तो स्लो ही हुआ. हाउ मेनी टाइम्स स्लोअर देन v1. बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो लेट अस इमेजिन that light is traveling with the speed c. Speed of light in vacuum is c. This is vacuum. हम वैक्यूम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टेस्ट इन वैक्यूम. ठीक. और यहां पे इसकी वेलोसिटी हो गई v1. ठीक है. जब ये मीडियम 1 में आई, यहां पे हो गई वेलोसिटी v1. तो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमें रेशियो बताना है. हाउ मेनी टाइम्स ना, हाउ मेनी टाइम्स बताना है हमें. So we'll say that refractive index of medium 1 is velocity of light in vacuum upon velocity of light in that medium. Refractive index of any medium. अच्छा, अगर यहाँ पे with respect to नहीं लिखा है तो इसका मतलब है कि automatic it means that it is with respect to vacuum, क्योंकि सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकाल रखे हैं. ठीक है. विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम c अपॉन v1. वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम. क्लियर? बात समझ में आई? क्लियर? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या बताता है? दैट इट इज द ratio of speed of light in vacuum upon speed of light in that medium. अच्छा, इसको हम with respect to भी वैक्यूम ही लिखते हैं. ठीक. और मीडियम 1 हम मान रहे हैं जिसमें इंसिडेंट रे है, और मीडियम 2 हम मान रहे हैं जिसमें इसकी रिफ्रैक्टेड रे है. एक और मीडियम लिया हमने, दूसरा मीडियम उठाया, वहां पे भी ये रेशियो चेक किया. आर आई ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम क्या हो जाएगा भाई? इसी फॉर्मूले के लॉजिक से c अपॉन v2 हो जाएगा. क्लियर? बात समझ में आई? अच्छा, इसी को लिखने का तरीका अभी जस्ट सीखा था. वील राइट इट एज वैक्यूम म्यू मीडियम 1, और इसको लिखेंगे वैक्यूम म्यू मीडियम 2. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू
वैक्यूम इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ लाइट. इसको और फॉर्मूले को एलैबोरेट करते हैं. वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1. मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर हम समझें तो वो क्या होता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1. मतलब कि जिसके रिस्पेक्ट में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम. तो हमने न्यूमरेटर में क्या रखा है, वेलोसिटी इन वैक्यूम, और डिनोमिनेटर में क्या रखा है, जिस मीडियम में वेलोसिटी निकालनी है, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है. तो अगर मैं सिंपल इसी लॉजिक पे पूछूं कि इफ आई राइट 1 mu2, it means what? It means Ri of medium 2 with respect to medium 1. मतलब 1 से लाइट आई और 2 में गई. तो this is nothing but velocity of light in medium 1 divided by velocity of light in medium 2. If it is written v1 upon v2, what does it mean? It means with रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू 1, किसका, 2 का, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1. ठीक है. अच्छा, अब जरा इस इक्वेशन पे ध्यान दो. ये वाली इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा ऊपर ही लिखता हूं मैं, ये आ जाएगा इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करने पे आर आई ऑफ, मतलब ये है फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकेंड इक्वेशन, सो वी आर डूइंग 1 डिवाइडेड बाय 2. आर आई ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम divided by Ri of medium 2 with respect to vacuum is what? C से C cancel is V2 upon V1. ठीक, clear? What is V2 upon V1? V2 upon V1, अगर V1 upon V2 पता है तो V2 upon V1 क्या होगा भाई? V2 upon V1 क्या होगा? It is V2 upon V1 is what? It is refractive index of V1 with respect to V2. न्यूमरेटर में जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं V1, डिनोमिनेटर में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं. क्लियर? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, सॉरी M1 लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ M1 विथ रिस्पेक्ट टू M2 कैसे पता चलेगा? बात सोचने वाली है. M1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकाला, और M2 का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकाला. M1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकाला, M2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकाला, और दोनों को डिवाइड कर दिया तो हमें क्या मिल गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ M1 विथ रिस्पेक्ट टू M2. ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि जब M2 से लाइट M1 में गई विथ रिस्पेक्ट M2, जब M1 में गई तब लाइट की स्पीड कितनी चेंज हुई. तो ये हम सिर्फ वैक्यूम के रिस्पेक्ट में अगर हमें डेटा मिले तो हम उन दोनों को रिस्पेक्ट में भी बता सकते हैं. बात समझ में आई? और थोड़ा समझते हैं इस बात को. वापस आओ टॉपिक पे. टॉपिक कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 with 2 with respect to
1, 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, कैसे लिखते हैं इसे हम? 1 म्यू 2। अब मेरे साथ बोलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 हमें क्या बता रहा है? हमें ये बता रहा है कि जब लाइट 1 से 2 में जाती है तब उसकी वेलोसिटी में कितने टाइम्स चेंज आता है जब 1 से 2 में जाती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज व्हाट? टेल मी। अभी देखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, लेट्स से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम क्या था? जिसमें वो ट्रैवल कर रही है पहले इंसिडेंट रे, उसकी वेलोसिटी डिवाइडेड बाय v2। ठीक। अच्छा, अब मैं पूछूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, मतलब कि अब तुमने मीडियम 1 को पहले कर दिया, 2 को पहले कर दिया और 1 को बाद में कर दिया। मतलब इस बार इंसिडेंट रे अब 2 में ट्रैवल कर रही है। कर सकते हो ना, पहले एयर ग्लास फिर ग्लास एयर। ठीक, ये साइन आई साइन आर जो भी बनाना था बना लिया। तो ये क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 क्या होगा भाई? सोच के बताओ। 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 क्या होगा? 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 क्या होगा कि हमें वेलोसिटी किसके ऊपर रखनी है? जिसमें लाइट पहले ट्रैवल करी है। जो पहले ट्रेवल कर रहा है वो पहले रखा जाएगा। और इसको हम कैसे लिखेंगे? 2 1। तो 1 म्यू 2 क्या बता रहा है? बहुत ध्यान से समझो। 1 म्यू 2 क्या बता रहा है? ये बता रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू 1। और ये क्या बता रहा है? आर आई ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। बात समझ में आई? तो कुछ रिलेशन समझ में आ रहा है? v1 अपॉन v2, v2 अपॉन v1 एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो वी कैन डिड्यूस अनदर फॉर्मूला दैट 1 mu2 is equal to 1 upon 2 mu1। मतलब फिजिकली सिग्निफिकेंस, फिजिक्स से समझेंगे, मैथ्स तो अपना काम कर ही देगी। यहां पे था एयर, यहां पे थी ग्लास। हाइपोथेटिकल एग्जांपल, एयर में स्पीड मान लो थी 100 मीटर पर सेकेंड, ग्लास में स्पीड थी 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक, लाइट की। हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या बताता है? इट इज अ मेजर ऑफ स्लोनेस। बार बार कह रहा हूं, डेफिनेशन जो कंसेप्ट है, मेजर ऑफ स्लोनेस। मतलब लाइट जब मीडियम 1 से मीडियम 2 में आई तो वो कितनी स्लो हुई, ये निकालने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नामक चीज बनाई गई। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ रिलेटिव कांस्टेंट। मतलब कि हम क्या निकालते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। फिर से बोलो मेरे साथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या बता रही है कि जब लाइट एयर से ग्लास में गई तो कितनी धीमी हुई। तो हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100/50 करना पड़ेगा। वैल्यू आ गई 2। क्योंकि न्यूमरेटर ज्यादा था और डिनोमिनेटर कम था, इसलिए वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। ठीक, तो वैल्यू जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उस मीडियम में लाइट स्लो हो जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू द मीडियम जिससे हमने ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला है। अब देखो, अब इमेजिन करो, अब हमने इधर से लाइट इंसिडेंट करा दी और इधर रिफ्रैक्ट करा दी। करा सकते हैं, ग्लास में पहले एक लाइट रे डाल दी। तो अब क्या लिखेंगे? अब हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इज व्हाट? विथ फर्स्ट मीडियम में वेलोसिटी vg अपॉन va। ये हो जाएगी 50/100, ये आ जाएगी 1/2। अब डिनोमिनेटर बड़ा हो गया क्योंकि वेलोसिटी वहां ज्यादा थी, तो जो आया आंसर वो 1/2 तो 1 उससे भी कर सकते हैं। तो अगर मीडियम 2 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में 1 से बड़ा है
तो इसका वाइस वर्सा 1 से छोटा होगा, क्योंकि अगर किसी के रिस्पेक्ट में कहीं पे वेलोसिटी बढ़ रही है तो उसी की उल्टी डायरेक्शन में सोचेंगे तो वेलोसिटी कम ही हुई होगी। बात समझ में आई? चलो वेरी गुड, अगर समझ में आ गई तो अच्छा। अब एक और लॉजिक समझते हैं। अब हमने देखा था कि लाइट का पाथ चेंज हुआ था। अब वो चेंज किधर होगा, ये सारी बातें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेंगी। तो देखो, बात को समझो, एक डायग्राम बनाते हैं। एयर ग्लास, मीडियम 1 मीडियम 2 करते हैं, एयर ग्लास में मीडियम 1 मीडियम 2, ठीक है। ये लाइट रे आई और रिफ्रैक्ट होने के बाद उसने अपना पाथ चेंज किया, ठीक। अब हम अगर कहें कि 1 म्यू 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 क्या होगा, आइए दिखा देते हैं। V1 अपॉन V2 होगा। एक और चीज स्नेल्स ने बताई थी कि 1 म्यू 2 इज ऑल्सो इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, विच इज ऑलवेज कांस्टेंट, बोली थी। साइन आई बाई साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये बोली थी। अच्छा, इसका मतलब साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू V1 बाई V2। ये रेशियो और वेलोसिटी का रेशियो सेम हो, क्योंकि दोनों ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही दिखा रहे हैं। क्लियर? अब इमेजिन करो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स V1 इज ग्रेटर देन V2, V1 इज ग्रेटर देन V2, केस 1, ठीक। मतलब कि लाइट मीडियम 1 में आसानी से ट्रैवल कर रही है और मीडियम 2 में डिफिकल्टी से ट्रैवल कर रही है। तो जिस मीडियम में लाइट आसानी से ट्रैवल करती है उसे हम बोलते हैं ऑप्टिकली रेयरर। ऑप्टिकली रेयरर किसे बोलते हैं? जिसमें लाइट रे आसानी से ट्रैवल करती है। ये सब रिलेटिव कंसेप्ट है। कोई मीडियम किसी के रिस्पेक्ट में रेयरर हो सकता है और किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में डेंसर हो सकता है। जैसे कि वाटर का एग्जांपल अगर आप एयर से कंपेयर करो तो वो एयर के रिस्पेक्ट में तो डेंसर है, लेकिन वाटर को अगर ग्लास के रिस्पेक्ट में करोगे तो वो रेयरर है, ठीक। तो V1 इज ग्रेटर देन V2। इमेजिन कि मीडियम 1 इज ऑप्टिकली रेयरर देन मीडियम 2, या फिर कह सकते हैं मीडियम 2 इज ऑप्टिकली डेंसर देन मीडियम। तो अगर इधर रेयरर मीडियम हो गया और इधर डेंसर मीडियम हो गया, तो इधर देखो, ध्यान दो, V1 इज ग्रेटर देन V2। इसका मतलब दिस रेशियो इज ग्रेटर देन 1। न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। So we can say that sin I upon sin R is greater than 1 होगा। इसका मतलब sin I upon sin R is greater than 1, तो ऊपर आ जाओ और समझो कि sin I is greater than sin R। दोनों ही एक्यूट एंगल है, we can compare them, I is greater than R। मतलब जब लाइट रे रेयरर से डेंसर में जा रही है तो हम देख रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। याद रखना बात। अब डायग्राम बनाते हैं। क्या समझ लिया हमने कि जब लाइट रे रेयरर से डेंसर में जा रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन।
क्या देखा हमने कि जब लाइट रे रेयरर से डेंसर में जा रही है तो I इज ग्रेटर देन R। अगर ये लाइट रे सीधी जाती तो ध्यान दो कि इधर भी एंगल I ही बनता वर्टिकली ऑपोजिट। लेकिन अब क्या देखा हमने कि I जो है वो R से बड़ा है। इसका एक ही मतलब हो सकता है कि जो रिफ्लेक्टेड रे गई है वो नॉर्मल की तरफ घूम गई है, तभी ना I इज ग्रेटर देन R हुआ। इसका मतलब जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाती है सो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्या होती है? इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। मतलब लाइट रे जब रेयरर से डेंसर में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ घूम जाती है। क्यों? हमने ये जान लिया। सेकेंड केस देख लेते हैं भाई। वैसे तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। हमने क्या प्रूव किया कि V1 upon V2 is refractive index which is equal to sin I by sin R। फिर से देखो, अब मान लो V1 is optically denser। ऑप्टिकली डेंसर मतलब लाइट को डिफिकल्टी होगी ट्रैवल करने में V1 में, मीडियम 1 में as compared to medium 2। So now V1 is lesser than V2, which just means that sin I by sin R is less than 1। भाई V1 छोटा हो गया, V2 बड़ा हो गया, तो ये रेशियो 1 से छोटा हो गया। इसका मतलब I is less than R उसी लॉजिक से। अब अगर हम डायग्राम कंस्ट्रक्ट करें जहां पे I छोटा बनाना है तो देखो I छोटा कब हो सकता है? ये AB एक इंसिडेंट रे थी, ये सीधी चली जाती है अगर यहाँ कोई मीडियम नहीं होता। तो अगर ये नॉर्मल है NN डैश तो एंगल ABN I मान लेते हैं, तो वर्टिकली ऑपोजिट के कंसेप्ट से ये भी I हो जाएगा। अब रिफ्रैक्टेड रे को इस तरह से जाना है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन शुड बी ग्रेटर देन I। तो ये क्या होगी? ये अपने पाथ से नॉर्मल से दूर जाएगी। It means that whenever the light travels, जब भी लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में ट्रैवल करती है, जब मीडियम 1 डेंसर होता है और मीडियम 2 रेयरर होता है, तब लाइट नॉर्मल से दूर बेंड होती है। क्लियर? बात समझ में आई? ओह वेरी गुड, ओह वेरी गुड। तो अब आगे की क्लास इसके नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं जहां पे हम ग्लास स्लैब लाएंगे और थोड़ा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे हम बात करेंगे। क्लियर? So thank you so much for joining the class. Please keep on joining the class and watching the lecture. Thank you.